हेलो प्रिय छात्रों, मैं हूं कृपाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। हम आपको करा रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र। ये इसका थर्ड पार्ट है, जिसमें आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले प्रिय छात्रों, आप अपने साथ में एक नोटबुक रखें और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट करते हुए चलें। और इसके साथ में आप पढ़ते क्वेश्चंस का, यही नहीं, आप जब तैयारी करते हैं, जिस समय आप तैयारी करते हैं, तो आप इसी तरह से करें। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ें तो उसके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप नोट करते हुए चलें। इससे ये होगा कि जब आप परीक्षा के एक दिन पहले रिवीजन करेंगे तो संपूर्ण विषय का, पूरे विषय का जो आपका पेपर होगा, उसका आप अच्छी तरह से रिवीजन कर पाएंगे। तो प्रिय छात्रों, प्रारंभ करते हैं अब। ये हमारा क्वेश्चन है आज का। इस्तिमरारी बंदोबस्त का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी कि इस्तिमरारी बंदोबस्त क्या है। तो ये 2 अंक में पूछा गया है। इस्तिमरारी बंदोबस्त आप हेडिंग डाल लीजिए। इसमें फिर प्रारंभ करेंगे हम कि 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व वसूल करने के लिए बंगाल के जमींदारों के साथ एक बंदोबस्त किया, जिसे इस्तिमरारी बंदोबस्त कहा गया। सिंपल सी बात है। तो 1798 में हम देखो यहाँ पर 1798 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व वसूल करने के लिए बंगाल के जमींदारों के साथ एक बंदोबस्त किया, जिसे इस्तिमरारी बंदोबस्त कहा गया। तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसका बनता है, इस बंदोबस्त के तहत जमींदार को अपन जो जमींदार होता था को किसानों से राजस्व वसूल कर निर्धारित समय तक कंपनी को देना होता था, और समय पर राजस्व न दे पाने की स्थिति में जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो ये आपको सिर्फ इतना ही इसमें लिखना है। ये होगा। तो यदि जमींदार के द्वारा जो राजस्व वसूल किया जाता था और वह समय पर कंपनी को जमा नहीं किया जाता था, तो ऐसी स्थिति में जमींदार की जो जमींदारी होती थी वह नीलाम कर दी जाती थी। इसमें सूर्य अस्त का एक नियम था। वह नियम लागू होता था कि सूर्य अस्त होने तक यदि जमींदार ने निर्धारित जो शुल्क था, जो राजस्व था, अगर वह कंपनी के पास जमा नहीं किया, तो उस जमींदार की जो जमींदारी थी वह नीलाम कर दी जाती थी। तो इस्तिमरारी बंदोबस्त मुख्य रूप से जमींदार और कंपनी के बीच में था। ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया। रोलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा गया। तो रोलेट एक्ट आप इसमें एक हेडिंग डाल लीजिए और फिर हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, लिखना प्रारंभ करेंगे। देखिए, रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसने जिसने 2 विधेयक दिए थे, और उनमें से एक विधेयक रोलेट एक्ट का ये था। तो इसमें विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो रोलेट की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई। उस कमेटी के द्वारा एक प्रस्ताव विधेयक प्रस्तुत किया गया, और जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस रोलेट एक्ट के अंतर्गत जो विधेयक प्रस्तुत किया था, उसमें कौन कौन से प्रावधान थे जिनको एक्ट बना दिया गया था। तो ये देखिए आप, इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, एक बात। दूसरा, गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे सजा दी जा सकती थी। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उस पर गुप्त रूप से बिना बताए ही उस पर मुकदमा चला दिया जाता था। फिर अगली बात, इस एक्ट के तहत अपील, वकील, दलील की नीति को समाप्त कर दिया गया, और इस एक्ट को काला कानून कहा गया। इसलिए इस एक्ट को काला कानून कहा गया। तो एक बार फिर देख लेते हैं रोलेट एक्ट क्या है। तो रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसने एक विधेयक प्रस्तुत किया, और इस विधेयक को ही रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस विधेयक में क्या क्या कार्य हुए, कौन कौन से प्रावधान थे। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को मात्र संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था, और उस पर
गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर उसे सजा दी जा सकती थी। और इस एक्ट के तहत ऐसा था कि किसी भी व्यक्ति को ना तो वकील कर सकता था, ना ही कोई अपील कर सकता था, ना ही कोई दलील। अपील, वकील और दलील की जो नीति थी वह पूरी तरह से समाप्त कर दी थी। यानी कि यह कहा जाता है जब किसी व्यक्ति पर कोई मुकदमा होता है तो वह अपनी बात रख सकता है और वकील उसके माध्यम से बात रखता है। तो यह सारी जो चीजें थी, ना तो कोई वकील कर सकता था, ना ही कोई अपील कर सकता, ना ही किसी प्रकार की दलील दे सकता था, और सीधा उस पर मुकदमा चलाया जाता था और मुकदमे के तहत उस पर सजा दे दी जाती थी, अभियुक्त को उसको मान लिया जाता था। और इस प्रकार से यह जो कानून था यह भारतीयों के खिलाफ इसका उपयोग किया गया, भारतीयों को शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उनको सजा देने के लिए इस कानून का गलत उपयोग किया गया। इसीलिए गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा है। तो ये भी 2 नंबर का था, इसको हम इतना ही लिखेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 2 नंबर में है ये भी। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इतना पूछा गया तो हमने इसका इतना ही उत्तर हम इसमें लिखेंगे। आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लॉन्ग है, ये 5 नंबर का है, 5 अंक का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारा, दामिन एक कहो क्या थी, यह किस प्रकार अस्तित्व में आई? दामिन एक कहो क्या थी, यह किस प्रकार अस्तित्व में आई? तो हम इसका उत्तर लिखते हैं। पहले आप हेडिंग डालिए, दामिन एक कहो, एक हेडिंग डालेंगे और उसके बाद में देखेंगे दामिन एक कहो क्या है। 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारियों ने राजमहल की पहाड़ियों के निचले भाग में बसने के लिए एक बड़ा क्षेत्र दिया। इसे दामिने कोह कहा गया। किसको दिया गया? संथालों को दिया गया। यानी कि 1832 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को राजमहल की पहाड़ियों के निचले भाग में बसने के लिए एक बड़ा क्षेत्र दिया गया और उस क्षेत्र को ही दामिन ए कोह के नाम से जाना गया, कहा गया। इस जगह को संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया और यहाँ तक उनको सीमांकित भी कर दिया गया, यानी कि उसकी चारों ओर से खंबे लगा दिए गए और ये निर्धारित कर दिया गया कि ये जो क्षेत्र है वह क्षेत्र संथालों के भूमि है और इस भूमि को दामिन कोह कहा गया। तो इस प्रकार दामिनो कोह क्या है? तो दामिनो कोह एक ऐसी भूमि है जो संथालों को आवंटित की गई थी। राजमहल की निचली पहाड़ियों का जो क्षेत्र है उसको दामिनो कोह घोषित किया गया था। तो इतना इसमें लिखेंगे। फिर ये दामिनो कोह किस प्रकार से अस्तित्व में आया? अंग्रेजों ने दामिनो कोह मतलब जो भूमि थी, राजमहल की जो निचले भाग की जो भूमि थी, अंग्रेजों ने संथालों को क्यों दी? ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान संथालों की ओर गया। अब देखिए इसका किस प्रकार स्थिति में आई दामिने को। ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान संथालों की ओर गया और उन्होंने संथालों को राजमहल की पहाड़ियों पर जंगल साफ करने के लिए आमंत्रित किया था। तो इस प्रकार से ये हुआ था। इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि जो राजमहल की जो पहाड़ियां थी उन पर पहाड़िया लोग रहते थे और यहाँ पर वह अच्छी तरह से अपनी झूम खेती करते थे, अच्छी उपज करते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बुकानन को राजमहल की पहाड़ियों के बारे में जानने के लिए भेजा गया था। ब्रिटिश कंपनी ने ही भेजा था ये। और जब बुकानन राजमहल की पहाड़ियों से होकर के आया तो उसने बताया कि इस प्रकार से पहाड़िया लोग वहां पर खेती करते हैं और वह जमीन बहुत अधिक संपन्न है और वहां पर बहुत अधिक कृषि कार्य करने की संभावनाएं वहां पर हैं। तो इस प्रकार से फिर जो राजमहल की जो पहाड़ियां थी, निचला जो क्षेत्र था, उन क्षेत्रों पर ब्रिटिश कंपनी ने उस क्षेत्र को वाणिज्यिक खेती उत्पादन करने के लिए, उसको उपयोग करने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक प्लान तैयार किया, योजना तैयार की। उस योजना के अंतर्गत ही अब उनको इस तरह के लोग चाहिए थे जो खेती कर सकें, ब्रिटिश राज के लिए, ब्रिटिश कंपनी के लिए यहाँ पर वो खेती कर सकें।
तो इस प्रकार से यह अस्तित्व में आया कि ब्रिटिश अधिकारियों का ध्यान फिर संथालों की ओर गया और उन्होंने संथालों को राजमहल की पहाड़ियों पर जंगल साफ करने के लिए आमंत्रण दिया, प्रलोभन भी दिया। प्रलोभन ये दिया कि भाई आप जितनी भूमि साफ कर लेंगे वह भूमि आपकी होगी और 10 वर्ष तक आप उस पर बिना राजस्व के, बिना किसी कर दिए ही आप वहां पर खेती करेंगे। तो फिर उन्होंने ये स्थायी कृषि भी करते थे, जो संथाल थे वो कृषि करते थे और हल चलाते थे, इसलिए उनको यह कार्य दिया गया था। संथालों को ये कार्य इसलिए दिया गया था क्योंकि वह कृषि कार्य करते थे और हल चलाते थे। संथालों को भूमि देने से पहले संथालों को भूमि देने से पहले अंग्रेजों ने उन्हें एक अनुदान पत्र द्वारा बंधित किया भी कर लिया और जिसके अनुसार दी गई भूमि के 10वें भाग की सफाई करके उसे 10 वर्ष के अंदर जोतना था। तो 10 वर्ष के लिए दिया गया था और 10वें भाग की भूमि के 10वें भाग की जो सफाई करके उसे 10 वर्ष तक वह फ्री जोत सकते थे, यह उन्होंने कहा। और अंग्रेजों अंग्रेज अधिकारियों ने संपूर्ण क्षेत्र का सर्वे कर खंभों द्वारा उसके चारों ओर खंभे लगवा दिए और उसका सीमा का निर्धारण कर दिया। तो जो भूमि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, यानी कि जो राजमहल की जो पहाड़ियां थी, उनका जो निचला भाग था, राजमहल की पहाड़ियों के निचले भाग में संथालों को जो भूमि दी गई थी उस भूमि का सर्वेक्षण किया, उसका सर्वे कर दिया गया और सर्वेक्षण करने के पश्चात उसके चारों ओर खंभे लगा दिए गए और उसकी सीमा का निर्धारण कर दिया गया और इस प्रकार से ये भूमि जो है संथालों को दे दी गई। और इस प्रकार संथाल जो थे वो ग्रामीण क्षेत्र तथा पहाड़ी लोगों से अलग थलग पड़ गए। तो जो राजमहल की पहाड़ियों में पहले से रह रहे जो पहाड़िया लोग थे, इस प्रकार से संथालों की जो बस्तियां थी, संथालों के जो गांव थे, वह उनसे अलग हो गए और इस प्रकार से यहाँ पर फिर अनेक समस्या भी आई। समस्या यही थी कि बाद में फिर जो संथाल थे, संथालों की भूमि पर अनेक जो वहां पर महाजन थे और जमींदार थे, उनकी नजर उस पर पड़ी और उन्होंने उस पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए वहां पर प्रचंड रचना शुरू कर दिया। देखिए आगे क्या कहते हैं। दामिन ए कोहो पर संथाल खेती करना प्रारंभ किया तो इस पर दामिने कोहो पर संथाल खेती करना प्रारंभ किया तो इस पर मेहरा और पाकुर के राजाओं ने संथालों के गांव को जमींदारों और महाजनों को हवाले कर दिया। जैसे उस दामिने कोह भूमि पर अच्छी फसल उत्पादन होनी शुरू हुई, अच्छी खेती होनी प्रारंभ हुई, तो उसके पश्चात जो वहाँ के जो स्थानीय जो राजा थे, उन्होंने इस भूमि को, जो संथालों के जो गांव थे, वह जमींदारों और साहूकारों को दे दिए, साहूकारों के हवाले कर दिए और इस इलाके में बाहरी लोगों के आगमन ने संथालों के जीवन को अधिक शोषित बना दिया था। यानी कि जब संथालों ने जो संथालों की जो भूमि थी, दामिने कोहो जो उनको दी गई थी, उस पर अब किसका अधिकार हो गया? उस पर अधिकार हो गया जमींदारों और महाजनों का। उन्होंने अपने हिसाब से इस पर कृषि कार्य कराना प्रारंभ कर दिया और अपने हिसाब से उन्होंने इस पर राजस्व लगाना शुरू कर दिया और इस प्रकार से यहाँ पर अब संथालों का शोषण भी होना शुरू हो गया और उसके बाद में फिर संथाल विद्रोह होता है। तो संथाल विद्रोह जो है इसकी पराकाष्ठा थी। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 अंक का क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अनेक बार परीक्षा में पूछा गया है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? क्वेश्चन हमारा ये है। उत्तर हम प्रारंभ करते हैं। महात्मा गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति श्रम करे, प्रत्येक व्यक्ति कार्य करे, कोई बेरोजगार न रहे और यह अवधारणा चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक चुनने के लिए पर्याप्त थी। आप इसको अंडरलाइन करेंगे और अंडरलाइन करके आप इस बात को क्वेश्चन के शुरू में ही लिखेंगे। महात्मा गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति श्रम करें और कोई बेरोजगार न रहे, यह अवधारणा चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक चुनने के लिए पर्याप्त थी। तो इसीलिए मुख्य रूप से जो है चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया?
ताकि समाज में या भारतीय लोग जो हैं वह बेरोजगार न रहें, सभी को वहां पर रोजगार मिले। महात्मा गांधी जी आधुनिक युग जिसमें मशीनें मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया था, इसके आलोचक थे। तो गांधी जी मशीनों की आलोचना करते थे। उनका मानना यह था कि जो मशीनीकरण है, मशीनीकरण से मानव गुलाम हो रहा है और यह श्रम को हटा रहा है, यानी कि कार्य को जो लोगों की जो कार्य करने की जो क्षमता है या लोगों के पास जो कार्य है वह सभी लोगों में आवंटित न रह करके एक व्यक्ति के द्वारा ही संपूर्ण कार्य मशीन के माध्यम से कर दिए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि लोगों के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही थी। उन्होंने चरखे को एक ऐसे मानव समाज के प्रतीक के रूप में देखा जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमा मंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर चरखे का उपयोग सभी लोग करेंगे तो समाज में इसको प्रतीक के रूप में देखा जाए तो लोगों की जो निर्भरता मशीनों के ऊपर है वह खत्म हो जाएगी, वह नहीं रहेगी। चरखा गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता है। यानी कि जब चरखा का उपयोग सभी लोग करेंगे तो उससे क्या होगा, जो गरीब लोग हैं उनकी आमदनी, उनको आमदनी प्रदान कर सकता है तथा उन्हें स्वावलंबी भी बना सकता है, स्वावलंबी ना आत्मनिर्भर भी बना सकता है। और हमारे देश की अधिकांश जनता अपना श्रम बेचकर आजीविका चलाती है, क्योंकि हमारे देश का जो ढांचा है इस प्रकार का है यहाँ का कि लोग ज्यादा अधिकांशतः अपने आप जो श्रम बेचकर मेहनत कर कर आजीविका कमाते हैं। तो ये कहा गया मशीनों के अधिक प्रयोग से लोगों की आजीविका छीन रही है। वही मशीनीकरण की बात, जब ज्यादा मशीनीकरण का उपयोग होगा इससे लोगों की आजीविका छीनेगी, क्योंकि एक ही मशीन हजारों लोगों के बराबर कार्य करेगी और पूंजी का जो एकीकरण होगा उससे क्या होगा, पूंजी का एकीकरण होगा, संपूर्ण पूंजी एक ही व्यक्ति के पास जाएगी और जो अन्य लोग होंगे वह सब बेरोजगार होंगे और वह दूसरों पर आत्मनिर्भर होंगे, स्वावलंबी नहीं रह सकते। एक चीज तो ये थी। दूसरा, मशीनों से कपड़ा सस्ता बनता था और अच्छा बनता था। तो इससे जो खद्दर बनाने वाले जो कारीगर थे, जो अपने हाथ से कपड़ा बनाते थे, उनका जो कारीगर इस प्रकार के थे अपने हाथ से कपड़ा बनाते थे, वो बेरोजगार हो रहे थे। क्योंकि मार्केट जो होता था, मार्केट में सस्ता और अच्छा कपड़ा जल्दी बिकता था और खद्दर से बना हुआ कपड़ा वह नहीं बिकता था, लोग उसको पसंद नहीं करते थे। तो ऐसी स्थिति में जो खद्दर बनाने वाले जो कारीगर थे वह धीरे धीरे बेरोजगार हो रहे थे और धीरे धीरे जो खद्दर के बनाने वाले जो हथकरघा उद्योग थे वह भी ठप होते जा रहे थे। अब प्रत्येक भारतीय को जागरूक होना था और इस प्रकार ब्रिटिश आर्थिक चंगुल से कैसे बाहर निकाला जाए, इसके लिए सबसे पहले कपड़ा बनाकर आत्मनिर्भर होना था। क्योंकि इस युग में हम ये देखते हैं जो कपड़ा ब्रिटेन से आता था, हालांकि उसके लिए जो कपास है वह भारत से ही जाती थी। ब्रिटेन में बनने वाले कपड़े के लिए कपास भारत से ही जाती थी और वहां से वह कपड़ा बनकर मशीनों के द्वारा बनकर आता था और मशीनों के द्वारा बना हुआ कपड़ा मार्केट में अच्छा बिकता था। इससे क्या हुआ कि जो भारतीय थे वह भारतीय जो बाजार थे वो पूरी तरह से ठप होते हुए दिखाई दिए। और जब लोगों, गांधी जी का उद्देश्य यही था कि लोग अधिक से अधिक चरखे का उपयोग करें, चरखे से जो कपास है कपास से सूत तैयार करें और सूत से खादी को तैयार करें। इससे दो काम होंगे, एक तो आत्मनिर्भर बनेंगे, दूसरा जो विदेशी यहाँ पर मार्केटों पर भारतीय मार्केटों पर जो विदेशी कपड़े की जो भरमार है वह भी खत्म होगी, उसका दबाव भी, उसका प्रभाव भी खत्म होगा। तो क्योंकि सभी लोग अपने अपने लिए जब चरखे रखेंगे, अपने घर में रखेंगे और अपने लिए कपड़ा बनाएंगे तो उनको विदेशी कपड़े को खरीदने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, आत्मनिर्भर होंगे। अतः पहिए को अपने आप में मशीनी का उत्कृष्ट रूप माना। गांधी जी का मानना था कि जो चरखे का जो पहिया है यही उत्कृष्ट मशीन है, उसको ही उत्कृष्ट मशीन माना। यही कारण था कि चरखा राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया। यही कारण था कि चरखा राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया, क्योंकि इससे निर्मित कपड़ा स्वदेशी था और जो ब्रिटेन की मशीनें
ब्रिटेन की मशीनों द्वारा नहीं बनाया गया था। यानी कि जो स्वदेशी कपड़ा था, चरखे से बना हुआ कपड़ा था, वह स्वदेशी था। वह ब्रिटेन की मशीनों के द्वारा बनाया हुआ कपड़ा नहीं था। इसीलिए गांधी जी ने चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाया और अधिक से अधिक प्रचार किया। लोगों को यह कहा गया कि आप अधिक से अधिक चरखे का उपयोग कीजिए, चरखे से सूत तैयार कीजिए और उससे खादी बनाइए जिसका आप पहनने के लिए उपयोग करें। तो इससे स्वदेशी का भी विकास हुआ और लोग आत्मनिर्भर भी हुए और ब्रिटिश जो कपड़ा था उससे भी लोगों को मुक्ति प्राप्त हुई, उससे भी मुक्ति मिली, उसका दबाव भी कम हुआ और विदेशी जो हमारा जो धन विदेशों में जा रहा था, यानी कि जो हम विदेशी कपड़ा खरीदते थे उससे भारतीय जो धन था वह विदेश में जाता था, वह जाना भी बंद हो गया। तो इसलिए चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक माना गया। तो प्रिय छात्र छात्राओं, अभी हमने इस पार्ट में जो आधुनिक पार्ट है तो इसमें हमने इतने ही क्वेश्चन लिए हैं। जो अन्य क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपके लिए तैयार करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।